हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने मिलर इंडिसेज के बारे में पढ़ा था। मिलर सूचकांक क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है और वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या क्या सूचनाएं उससे हमें मिलती है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि जो मिलर सूचकांक हैं वो क्या बताते हैं, समानांतर तलों के समुच्चय के बारे में बताते हैं, जिसको हमने HKL से रिप्रेजेंट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी जालक तल की मिलर सूचकांक पता है तो हम वो बता सकते हैं कि वो जालक तल है वो क्रिस्टल की एक्सिस हैं उनको कहाँ कहाँ पे काट रहा है, एक्स एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, वाई एक्सिस पे कहाँ काट रहा है और जेड एक्सिस पे वो कहाँ काटेगा, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो अब हमें निकालना है उन जालक तलों के मध्य अंतराल क्या होगा या फिर जो स्पेसिंग है वो क्या होगी। जैसे कोई दो पैरेलल प्लेन है, उन प्लेनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत करते हैं अपन। देखो, अगर किसी क्रिस्टल के मिलर सूचकांक हमें दे रखे हैं HKL, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो अंतःखंड है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कहाँ काट रहा है। तो वो कहाँ काटेगा, H के करस्पॉन्डिंग A/H डिस्टेंस पे काटेगा, K के करस्पॉन्डिंग B/K पे और L के करस्पॉन्डिंग C/L डिस्टेंस पे वो प्लेन है वो क्या करेगा, अक्षों को काटेगा। तो हमारे पास एक क्रिस्टल प्लेन दे रखा है और उस प्लेन की हमें क्या निकालनी है, स्पेसिंग निकालनी है कि दो प्लेनों के बीच की दूरी कितनी है। अब यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि ओरिजिन पे क्या है, एक प्लेन रखा हुआ है। ये जो ओरिजिन है यहाँ पे एक प्लेन रखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो इस तल के लंबवत नीचे की ओर है। आप जो स्क्रीन देख रहे हो इस स्क्रीन के लंबवत नीचे की ओर इसकी वाई एक्सिस है और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस। तो मैं अगर 2 डायमेंशन पे दिखा रहा हूँ तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपकी वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस को ये प्लेन कहाँ काट रहा है, A/H दूरी पे। वाई एक्सिस को ये काट रहा है B/K दूरी पे और जेड एक्सिस को ये कहाँ पे काट रहा है, C/L दूरी पे काट रहा है। वाई एक्सिस है, आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है कि आपकी प्लेन के नीचे है लंबवत, इस प्लेन के लंबवत नीचे की ओर है, ठीक है, और ये काट रहा है इसको। अब इन तीनों पॉइंटों को अगर मैंने मिलाया तो ये अपना क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। अब हमें क्या चाहिए, प्लेनर स्पेसिंग चाहिए। स्पेसिंग चाहिए तो ओरिजिन से अगर मैं लंब डाल दूँ इस प्लेन पे, जो क्या है ON है, ये क्या किया है मैंने, इस प्लेन पे लंब डाला है। तो ये जो इस लंब की लंबाई होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, प्लेन के मध्य स्पेसिंग। क्यों कहलाएगी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इसी के समानांतर एक प्लेन हमारा कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे भी रखा हुआ है। तो इन दोनों प्लेनों की स्पेसिंग है वो क्या हो जाएगी, इस लंब ON की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, इस ON लंब की लंबाई निकालनी है। यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ वो लंब की लंबाई क्या है, DHKL, जहाँ HKL किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि HKL मिलर सूचकांक वाले तल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें देखते हैं इसकी लंबाई क्या होगी। अब HKL से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, इनकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे किस दूरी पे काट रहा है। अब देखो हमें चाहिए ON की वैल्यू चाहिए। ON हमने मान लिया DHKL। DHKL मतलब क्या है, इस प्लेन के बीच की दूरी है। अब ये जो ON लंब है, क्या है, ON लंब है, वो मैं मान लेता हूँ कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस व जेड एक्सिस के साथ क्रम से क्या बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहा है। जैसा कि ये आपका लंब था ON, ये एक्स एक्सिस के साथ है वो कोण बना रहा है वो अल्फा,
और वाई एक्सिस के साथ कौन बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है कौन गामा। तो इनकी कोजाई का मतलब कोण की कोसाइन, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा हो जाएगी। तो क्या मेरे को आप कोस एल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू बता सकते हो। देखो यहाँ आपको पता है कि ओ एन क्या है, इस तल पे लंब है कि नहीं है कि नहीं है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सिर्फ एक निकाल लेता हूँ, बाकी उसी प्रकार से अपन सारे लिख लेंगे। एक त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, कौन से की ध्यान से देखना आप। त्रिभुज है हमारा ओ एन और आर। कौन सा त्रिभुज है, ओ एन और आर है। आप मेरे को बता सकते हो इसमें कौन सा कोण लंब है, 90 डिग्री का कोण कौन सा है इसके अंदर, आप बता सकते हो। देखो अब इसमें एक चीज़ तो ठीक है, ओ पे जो कोण बन रहा है वो हमने मान लिया था कितना था, गामा था कि नहीं था। ये हमने माना है कि जो जेड एक्सिस के साथ है इसने कितना कोण बनाया है, गामा बनाया। तो आपको ये कोण पता चल गया, ठीक है। और ये अपना एन था, ये अपना आर था कि नहीं था। अब आपको सिर्फ इतना ही बताना है मेरे को कि इसमें लंब कौन सा तो लंब कौन सा होगा। क्या ये इसका 90 डिग्री का कोण है क्या, नहीं है। लंब कौन सा है इसका, इसका लंब ये है कि नहीं। क्योंकि इस प्लेन पे हमने क्या डाला है, लंब डाला है। किस पे डाला है, प्लेन पे लंब डाला है। इसका मतलब ये कोण कितना है अपना 90 डिग्री का। अब देखो इस त्रिभुज में अपने को एक समकोण है और एक कोण पता है, तो मैं ओ आर और ओ एन में रिलेशन लिख सकता हूँ क्या, ओ आर और ओ एन में रिलेशन आएगा या नहीं आएगा, पहले तो ये बताओ। तो इस समकोण त्रिभुज में एन पे जो कोण है वो कितना हमारा 90 डिग्री है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि गामा कोण के रिस्पेक्ट में इसका आधार कौन सा होगा। तो इस त्रिभुज का आपको पता है कि जिस भुजा पे कोण बना होता है वो क्या होता है, आधार होता है। और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसका मतलब इस त्रिभुज के लिए हमारा ओ एन क्या है, आधार, और ओ आर क्या है, कर्ण है कि नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, ओ एन अपॉन ओ आर इज इक्वल टू कोस गामा, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। ओ एन क्या है, आधार बट्टे कर्ण, किसके बराबर होता है, कोस गामा के बराबर होता है। अब ओ एन हमने मान लिया था क्या था, ये लंब जिसको हमने मान लिया था डी एच के एल। और ओ आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, सी बटे एल है। ये मान रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोस गामा इज इक्वल टू ओ एन अपॉन ओ आर इज इक्वल टू डी एच के एल अपॉन सी बाई एल। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, एल क्या चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, डी एच के एल इंटू एल डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, कोस एल्फा और कोस बीटा। जब एल्फा आप निकालोगे कोस एल्फा, उस केस में आपको त्रिभुज कौन सा काम में लेना है, आपका त्रिभुज हो जाएगा ओ एन पी, होगा कि नहीं होगा। अब आपका एन पे क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और आपको ओ एन ओ पी कोण ऑलरेडी पता है कितना है, एल्फा है। तो यहाँ पे आपका आधार कौन सा हो जाएगा, ओ एन आधार हो जाएगा, और ओ पी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ओ पी की वैल्यू कितनी है, ए बटे एच है। ओ एन हमने मान लिया था कितना था, डी एच के एल। तो हमारे पास क्या आ गया, कोस एल्फा इज इक्वल टू ओ एन की वैल्यू कितनी है, डी एच के एल डिवाइडेड बाई ओ पी की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन एच। एच क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कोस एल्फा इज इक्वल टू एच इंटू डी एच के एल अपॉन ए, आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारे पास आ गई वैल्यू कोस एल्फा की। इसी तरीके से हमारे पास क्या जाएगा, कोस बीटा। हमारे पास क्या आ गई, कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा, तीनों की वैल्यू आ गई है। ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं हमारी दिक्कोजें। क्या कहलाती हैं, दिक्कोजें। अब आपने 12th क्लास में या फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आप पढ़ते आए हो कि दिक्कोजें का एक नियम होता है। क्या होता है, एक नियम होता है, वो आपने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा थोड़ा बहुत। दिक्कोजें का नियम क्या होता है अपना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कब, जब एल एम एन आपकी क्या है, दिक्कोजें। यहाँ एल का मतलब हमारा क्या है, कोस एल्फा, एम का मतलब कोस बीटा और एन का मतलब
कोस गामा जो क्या है दिक्कोज है। तो इस नियम में अगर मैं मान रखता हूँ तो हमारे पास क्या जाएगा, कोस एल्फा स्क्वायर प्लस कोस बीटा स्क्वायर प्लस कोस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, दिक्कोजा का नियम है। अब हमने कोस एल्फा का मान भी निकाल रखा है, कोस बीटा का भी, कोस गामा का भी, वो मान रखना सिंपली उठा के। तो कोस एल्फा का मान अपना हो जाएगा एच इंटू डी एच के एल अपॉन ए की होल स्क्वायर प्लस के इंटू डी एच के एल अपॉन बी की होल स्क्वायर प्लस एल इंटू डी एच के एल अपॉन सी की होल स्क्वायर। ये तीनों मान हमने रख दिए, किसके बराबर होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। अब इस समीकरण में हम देख रहे हैं तीनों के अंदर हमारे पास डी एच के एल स्क्वायर क्या है, कॉमन आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बच गया अपना, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसके बराबर है हमारा, 1 के बराबर। तो अब इस समीकरण में आगे हम देखते हैं तो हमारे पास डी एच के एल की वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या था, डी एच के एल स्क्वायर के गुणा में था, ये राइट साइड में जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 1 अपॉन क्या जाएगा हमारा, एच अपॉन ए की होल स्क्वायर प्लस के अपॉन बी की होल स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी की होल स्क्वायर। अंडर रूट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इसकी स्क्वायर हटा दी है। तो ये सूत्र हमारा क्या है, डी एच के एल हमने माना था क्या, यही तो माना था कि प्लेनों के बीच की दूरी कितनी है। तो हमारी दूरी आ गई कितनी, अगर किसी क्रिस्टल के बारे एच के एल मिलर सूचकांक पता हो और उसकी एक्सिस के बारे में पता हो तो हम आसानी से उसके प्लेनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब इस क्रिस्टल, ये जो फॉर्मूला है, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये उन्हीं क्रिस्टलों पे लागू होगा जिनकी अक्ष क्या है, लंबवत है। क्या है, लंबवत है। इसका मतलब ये किन किन पे लागू हो सकता है, कौन कौन से क्रिस्टलों पे लागू हो सकता है जिनकी अक्ष लंबवत थी। अब थोड़ा सा पीछे चलो, हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, उसमें 14 टाइप के हमारे क्या थे, लेटिस थे। कितने थे, 14 टाइप के लेटिस थे। उनमें जहाँ जहाँ आपको अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखा हुआ था, उन सब के लिए ये फॉर्मूला हमारा क्या है, वैलिड है। उसके अलावा किसी भी फॉर्मूले के लिए वैलिड नहीं होगा। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि हेक्सागोनल क्रिस्टल के लिए हमारे एच के एल क्या हैं, दे दिए और आपको वो कह दे कि प्लेनों के बीच में दूरी निकाले, तो ये फॉर्मूला हमारा वहाँ वैलिड नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अगर यही फॉर्मूला आपको पूछा जाता किसके लिए, घनीय क्रिस्टल के लिए, तो घन के लिए हमें पता है क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। तो इस फॉर्मूले में ए बी सी सबकी जगह आप क्या रख दो, ए रखोगे। जैसे यहाँ भी ए रख दिया, यहाँ भी ए रख दिया, यहाँ भी ए रख दिया, ए स्क्वायर बन गया, ये कॉमन आएगा और क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा किसके लिए आ गया, घनीय क्रिस्टल के लिए हमारा क्या आ गया है, जालक तलों के मध्य अंतराल का फॉर्मूला आ गया। अब आपको पूछ लिया जाए किसी घनीय क्रिस्टल की किन्हीं दो क्रिस्टल दिशाओं के मध्य कोण, जैसे कि अभी हमने देखा था कि क्रिस्टल दिशा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, एच के एल और बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे, किसको बता रहा था, दिशा को। अगर किन्हीं दो प्लेनों या दो क्रिस्टलों की दिशाओं के मध्य कोण, मतलब एक प्लेन आपका ऐसे है सपोज करो और एक प्लेन ऐसा है, ठीक है। अब ये पूछता है इन दोनों प्लेनों के मध्य कोण क्या है, तो आपको इसके मिलर इंडिसेस पता है, इसके भी मिलर इंडिसेस पता है, आपको निकालना क्या है, कोण निकालना है। तो आपको सिंपली क्या निकालना है, फॉर्मूला कोस फाई इज इक्वल टू, आप क्या क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा, क्योंकि आपके पास दोनों प्लेनों की मिलर इंडिसेस, एक के H1 K1 L1 है, दूसरे के H2 K2 L2 है, पता है। तो सिंपली आपका ये क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, किन्हीं दो क्रिस्टल दिशाओं के मध्य कोण आसानी से आप निकाल सकते हो। तो ये है हमारा स्पेसिंग बिटवीन लेटिस प्लेन्स, अर्थात क्रिस्टल के जालक तलों के मध्य अंतराल। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल इसमें बनेंगे। जैसे आपको दे दिया जाएगा एक घनीय क्रिस्टल है, उसके मिलर सूचकांक हैं 2 3 1 हैं, आप इसका क्या निकालो, क्रिस्टल तलों के मध्य प्लेन निकालो। जब इसकी
ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रम दे दिया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ए बी सी की जगह 5 रखना है और एच के एल की जगह 2 3 1 रख देना है। आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू।